Okay, good morning everyone. In our last class, we had discussed the structural basis of excretory system, or I can say anatomical studies of kidneys. And today we will discuss the process of urine formation. For this process, we have to study the structure of nephron. Nephron का जो structure है वो हमें अच्छे से उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी यूरिन फॉर्मेशन जो है उसकी स्टडी कर सकते हैं। सो सी देखो, ये जो नेफ्रॉन होता है ये क्या होता है, इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। वापस अगेन ड्रॉ करती हूँ। See, I had drawn the cartoon picture of nephron in which you can see that there are two type of tubules. दो तरीके की tubules नजर आ रही है, एक बड़ी है एक छोटी है. So these are blood vessels actually, and इनको किस नाम से जाना जाता है? Afferent. Afferent arterioles and efferent arterioles. ठीक है, एफरेंट एंड इफरेंट। तो ये क्या करता है, किडनी के अंदर ब्लड को लेके आने का काम है आर्ट्रियोल्स का। ये ब्लड को लेके आ रही है। आप इनके डायमीटर को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट है, डायमीटर बड़ा है। एफरेंट का बड़ा क्यों होता है, आप में से कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि इसको एक साथ कम टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए, और क्वांटिटी जो है ब्लड की ज़्यादा होने से प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा क्रिएट होगा। एंड फॉर द हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर होने के लिए इसका डायमीटर बड़ा होता है। एंड ड्यू टू हाई प्रेशर द फिल्ट्रेशन रेट थ्रू ग्लोमेरुलस विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। वो अपने आप फिल्टर जो है तेजी से होने लगेगा। तो ये ब्लड आया, ब्लड क्या लेके आया अपने साथ? नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो यूरिन फॉर्मेशन हम नाइट्रोजिनस वेस्ट के थ्रू ही करने वाले हैं, उसको फिल्टर आउट करेंगे। तो ये देखिए, ये आता है और ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे इस तरीके से क्या करती है, एक गुच्छा सा बना लेती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा है, एक नोब है, एक नोड्यूल बन चुका है, जिनमें बहुत ज्यादा कर्व्स आने से, बहुत ज्यादा एठन आ जाने से प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस बैठा है, और इसकी वॉल से ही अब फिल्ट्रेशन होगा। कैसे होगा? तो पहला तो देखिए आप, सिंपल डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, डिफ्यूजन सिंपली हो जाएगा। फिर जब ये फाइनली इनकी वॉल्स तक आएंगे तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम फेनेस्ट्रा कहते हैं। और इन फेनेस्ट्रा के थ्रू
सिर्फ वही पास आउट हो सकता है जो इन फेनेस्ट्रा के अंदर से साइज में छोटा होगा। रेड ब्लड सेल्स या कोई भी ब्लड सेल्स इसके थ्रू पास आउट नहीं होगी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि फेनेस्ट्रा है जो कितने छोटे होंगे। तो ये सिर्फ क्या होंगे, सम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, सम काइंड ऑफ सॉल्ट्स, और उसके अंदर एलिमेंट कौन सा, नाइट्रोजिनस वेस्ट। यूरिया जो है, जो बन चुका है लीवर के अंदर, यूरिया का फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है, तो यूरिया इससे फिल्टर हो जाएगा। और यूरिया से भी छोटे जो भी लाइक वाटर हो गया, जो भी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ आयंस हो गए, वो भी इसके अंदर पास आउट हो जाएंगे। और फिर जो फिल्ट्रेट बचता है वो इफरेंट आर्टरियल से अगेन किडनी से बाहर चला जाता है। अब आता क्या है, तो ये तो देखो था बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे आपने देखा है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या हुआ, सिर्फ फिल्ट्रेशन हुआ है। किसके थ्रू हुआ, कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, एफरेंट, ग्लोमेरुलस एंड इफरेंट तो वापस ले जाता है, और खुद बोमेन्स कैप्सूल। तो इतना जो हिस्सा होता है इसे हम रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। ये जो नेफ्रॉन का हेड है, दिस इज नोन एज रीनल कॉर्पसल, और उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस होती है, और वो यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। This is the first step of urine formation, which is known as ultrafiltration. Ultrafiltration. After that, you can see there is a convoluted tubule, और ये बहुत ही नज़दीक प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम होता है PCT। PCT की फुल फॉर्म क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये पीसीटी। अब पीसीटी के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट जो वेस्टेज आ गए, साथ में कुछ वांटेड थिंग्स लेके आए जो बॉडी चाहती है मेरी बॉडी से बाहर नहीं जाए, अदरवाइज डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, अदरवाइज रेगुलेशन, सॉल्ट रेगुलेशन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, अदरवाइज डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो दैट्स वाई इसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर आया है, जो सॉल्ट्स आए हैं, वो पीसीटी के अंदर, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्रश बॉर्डर विलाइज पढ़ी है, वैसे ही पीसीटी की लाइन भी इसी तरीके से सिलेटेड रहती है, विलीज प्रेजेंट होती है, जो मेन काम करती है रीएब्जॉर्प्शन का। ठीक है, किसका काम करती है, रीएब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पे इसका सेकेंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। So this is the second step which is known as reabsorption. एंड रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, पीसीटी कर रही है, रीअब्जॉर्प्शन किसका करती है, एक्सेस ऑफ वाटर। अगर पानी ज़्यादा बॉडी से बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सॉल्ट्स कौन से हैं, पोटेशियम, क्लोरीन और सोडियम, इनका रीअब्जॉर्प्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी हुई तो ब्लड का कंपोजिशन, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है। तो दैट्स व्हाई पीसीटी क्या करेगी, इसको रीअब्जॉर्ब करेगी। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विच इज नोन एज रीअब्जॉर्प्शन। नाउ आई डोंट हैव प्रॉपर स्पेस, दैट्स व्हाई ये जो हेनलेज लूप बना है, ये क्या है, हेनलेज लूप, ये थोड़ा छोटा बना है, लेकिन ये इतना छोटा होता नहीं है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का, और मेरे डायग्राम में सबसे छोटा बन चुका है ना। ठीक है, हेनलेज लूप क्या है, हेनले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए हेनलेज, इसको हेयर पिन लूप भी बोला जाता है, हेयर पिन जैसा नज़र आता है। सेफ्टी पिन लूप भी बोला जाता है, क्योंकि उसका भी लूप ऐसा ही होता है, वैसा ही नज़र आता है। इसके अंदर दो आर्म्स होती है। ये कौन सी आर्म है, डिसेंडिंग आर्म,
डिसेंडिंग। ये कौन सी आर्म है? असेंडिंग। असेंडिंग। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग दो आर्म्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हेनलेज लूप का फंक्शन क्या होता है? तो इधर देखिए, ये हेनलेज लूप है, सपोज कीजिए ये, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे समझाते हैं आपको। ये हेनलेज लूप था, ठीक है। ये क्या है? डिसेंडिंग आर्म है। ये क्या है? असेंडिंग आर्म है ना। एरोज वापस हटा दो। हेनलेज लूप के चारों तरफ क्या होता है? वासा रेक्टा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, वो इस तरीके से इसको अटैच करके रखती है। तो जो भी सॉल्ट्स, अगर हेनलेज लूप को लग रहा है कि मेरे पास सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो इसके चारों तरफ क्या है? ये तो है वासा रेक्टा और इधर है हेनलेज लूप। तो यहाँ से एक्सचेंज इस तरीके से चलता रहता है सॉल्ट्स का। तो आप हेनलेज लूप के अंदर 3 डिवीजन क्लियरली देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूरिन की पीएच चेंज हो रही है। यहाँ पे सबसे माइनर में प्रेजेंट होगी, यहाँ पे नियर अबाउट 300 ऑस्मोल, यहाँ पे होती है 600 से 900 ऑस्मोल, और यहाँ पे होती है 1200 ऑस्मोल। क्यों होता है ये हमारे सिलेबस का नहीं है, बस इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है ऑस्मो रेगुलेशन? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ pH of urine and blood, so there will be exchange between vasa recta and Henle's loop arm is known as osmoregulation. Clear? तो ये यहाँ पे क्या होता है? हेनलेज लूप का फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन। आफ्टर दैट यू कैन सी देयर इज अगेन अ कॉइल ट्यूब्यूल विच इज नोन एज DCT। इसको हम क्या बोलते हैं? DCT। DCT की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यस, DCT की फुल फॉर्म क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है DCT। दिस इज द DCT। वाई डिस्टल? क्योंकि ये रीनल कॉप्सूल वाले एरिया से दूर प्रेजेंट है। अब DCT का एक फंक्शन होता है जो कि थर्ड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, जिसे हम बोलते हैं सिक्रीशन। किस चीज का सिक्रीशन करेगी ये? कि देखो यहाँ से एब्जॉर्ब होके आया, यहाँ से ऑस्मो रेगुलेट होके आया, फाइनली इसके पास है ना हाईली कंसंट्रेटेड जो है कंपोनेंट आ जाता है। कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो DCT को लगता है कि अब इसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट है या फिर सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जिस किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होगी तो ये वापस उस कंपोजिशन के अंदर उस चीज़ का सिक्रीशन कर देगी। जिस चीज़ की भी डेफिशिएंसी है, यूरिन का एग्जैक्ट कंपोजिशन बनाना है, ना ज़्यादा बेसिक चाहिए ना ज़्यादा एसिडिक चाहिए, जो होना चाहिए वैसा चाहिए, तो उस हिसाब से सिक्रीशन करते हैं। और फाइनली DCT के सिक्रीशन के बाद क्या होता है कि यूरिन पूरा फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे लगभग एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, दूसरी में तो दोनों को मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन्स है। और इतने सारे 2 मिलियन नेफ्रॉन्स ये जब यूरिन बनाते हैं तो लास्ट में यूरिन को बाहर भी इस ट्यूब के थ्रू निकाला जाता है। दिस इज नोन एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। और ऐसी बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो मेड्यूलरी पिरामिड होता है वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है। उसका जो कॉनिकल ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है? ये बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ही है, जिसे हम कहते हैं मेड्यूलरी कैलिक्स। मेड्यूलरी कैलिक्स। और ये मेड्यूलरी कैलिक्स जो है पेल्विस में ओपन होता है, और पेल्विस से आप देखते हैं यूरेटर्स के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन विच there are 3 major steps: ultrafiltration, reabsorption
and secretion. Just look at this and tell me if you have any problem, then I can explain it again. है किसी को प्रॉब्लम? नो मैम। No. ओके, चलिए ये तो अब यूरेटर्स के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लेडर में, तो ये देखिए आप, ये किडनी है, यहाँ से ये यूरेटर्स निकल रहे हैं और किस में ओपन हो रहे हैं? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, और ये क्या है? यूरेथ्रा। तो अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये जैसे ही या इसके अंदर यूरिन एंटर करता है तो ईसोफेगस के अंदर एक स्वॉलोइंग मूवमेंट प्रेजेंट होता है। मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रही हूँ। खाना जब हम निगलते डीग्लूटिनेशन, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? बताओ जल्दी से। यस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे है, यूरिन का निकलना, यूरेटर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करते हैं और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में आ जाते हैं। और यूरिनरी ब्लेडर के इंटरनल वॉल इस तरीके से फोर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये यूरिन को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड कर सके, और जब वो पूरा फिल हो जाता है तो आप ये स्ट्रक्चर इस तरीके से देखेंगे, होल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे स्फिंक्टर्स लगे होते हैं जिनके अंदर कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। जैसे ही लगता है यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है, उन न्यूरॉन्स के सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन के पास और ब्रेन कहता है कि नाउ इट्स टाइम टू रिलीज द यूरिन। ये स्फिंक्टर्स जो है वो हट जाते हैं और फिर फाइनली यूरिथ्रा के आगे जो स्फिंक्टर्स लगते हैं वो भी हट जाते हैं और यूरिन को रिलीज कर दिया जाता है। सो द रिलीजिंग ऑफ यूरिन, यूरिन का रिलीज करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। ठीक है, मिक्चुरेशन। और इसके साथ ये आपका डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म। इतना ही है 10th के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आ गया समझ में? Yes. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा सिस्टम पढ़े? जल्दी से बोलो, वी हैव ओनली 10 minutes मोर। हाँ, अभी तो 40 हुए हैं, तो बताओ दूसरा सिस्टम भी पढ़ लेंगे। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स तो बता दिया ना मैंने, इसके साथ ही बता दिया था मैंने आपको एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसकी जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर। चलो डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेती हूँ अब मैं। स्टार्ट कर दूँ डाइजेस्टिव सिस्टम? यस मैम। खाना बनाना, खाना खाना, सारे सिस्टम डाइजेस्टिव, मतलब सारी प्रोसेसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती। तो बात करते हैं इधर तो हम प्रिमिटिव्स की, एनिमल्स, है ना, और इधर बात कर लेते हैं हम प्लांट्स की। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा।
तो वी ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। क्यों हेट्रोट्रॉफिक है? क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं, खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दैट्स वाई वी ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक। बट प्लांट्स ऐसे नहीं है, प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो क्या होता है इनके अंदर? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है? क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, CO2 का इनटेक किया जाता है, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है? ये एक मॉलिक्यूल बनाता है ग्लूकोज का, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कर दिए जाते हैं, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एज अ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये देखो, ये एक खाना एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है और ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में बाउंड होते हैं, स्टार्च बना लेते हैं, बाउंड होते हैं, और वो स्टार्च ही हम एज अ फूड, एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स को यूज करते हैं हम लोग। तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए इसके साथ साथ, ठीक है ना। कहाँ होता है ये सबसे ज़्यादा? ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीव्स के अंदर पैलिसेड टिश्यू, मेसोफिल जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो पैलिसेड टिश्यूज जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। और जैसे ही फूड प्रिपेयर हो जाता है तो फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है और वो अपने एनर्जी ले लेते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। इसके ब्रेक डाउन को हम कहेंगे रेस्पिरेशन, और उसके थ्रू एनर्जी ले लेते हैं। और जो भी वेस्ट बचता है, हालांकि वो उनके अंदर ही वापस साइकिल के फॉर्म में घूम जाता है, बट एज अ CO2, एज अ अदर एक्सक्रिएटरी मटीरियल। अभी में से किसी ने पूछा था ना एक्सक्रिएशन क्या होता है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है या फिर गटेशन के थ्रू उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो इतना सा सिंपल सा ही एक्सक्रिएशन है और सिंपल सा ही डाइजेशन है प्लांट के अंदर। इनकी बात करते हैं तो इनमें हम अमीबा को ही डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बाकी तो सारे सेल्यूलर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अमीबा देखिए, मैंने आपको एक्सक्रेशन जब पढ़ाया था तब उसके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डायग्राम था। ये देखो, ये फूड पार्टिकल है। ये फूड पार्टिकल को किस तरीके से इंटेक्ट करेगा? अपने स्यूडोपोडियाज आगे बढ़ाता है और इस तरीके से आगे बढ़ा लेगा। तो आप देखेंगे ये एक तरीके से इसने कवर ही कर लिया और सेंटर के अंदर क्या बन गई? एक फूड वैक्यूल बन गई। दिस इज नोन एज फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल अब बॉडी के अंदर इस फूड का डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। डाइजेशन हो गया, अब इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और जो भी एक्सक्रिएशन भी देख लो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनेगी जिस एक्सक्रिएटरी पोर्शन को बाहर निकालने के लिए, और ये फाइनली पेलिकल के पास आके रप्चर हो जाती है। तो इस तरीके से ये डाइजेशन है और वो एक्सक्रिएशन दोनों हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव्स के अंदर होता है। अब इसके अंदर तो इंट्रासेल्यूलर टाइप का सेल के अंदर हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर सेल के बाहर होता है, एक ऑर्गन की सरफेस पे होता है, ऑर्गन की इंटरनल सरफेस। हर कोई सेल के अंदर डाइजेशन नहीं कर सकता। इंट्रासेल्यूलर टाइप का डाइजेशन उन्हीं के अंदर होता है जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बाकी वी ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, तो सेल के बाहर ही डाइजेशन होता है, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, एक स्पेसिफिक जगह प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो गया, प्लांट के अंदर डाइजेशन हो गया, प्रिमिटिव एनिमल्स के अंदर डाइजेशन समझ में आ गया। बट इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। This is known as endocytosis. Now endocytosis are of 2 type. Endocytosis क्या है? 2 टाइप की होती है। If amoeba or any acellular organism is intaking liquid molecules, अगर वो लिक्विड का इंटेक कर रहे हैं
तो इसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। बट इफ इट इज टेकिंग सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स का इनटेक किया जा रहा है, तो इट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। सो ये है एंडोसाइटोसिस इन डाइजेशन, और रिलीज करना इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। नाउ सी, these basic things are clear? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, चाहे एमसीक्यूज आ जाए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। शुड वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. अब मेन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज द, इसमें तो इरेज करने में प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी गड़बड़ बन गया तो। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? दिस इज द बक्कल कैविटी। ये क्या है? बक्कल कैविटी है ना। बक्कल कैविटी। फिर ये क्या है? ईसोफेगस। तो इसके पहले में फ्रेनेक्स क्या है? क्या? फ्रेनेक्स। फ्रेनेक्स नहीं होता, वो फेरिंग्स होता है। हाँ, मैं वो भी लिखूंगी, फेरिंग्स भी लिखूंगी। ये क्या है? स्टमक है। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, ये मेजर पोर्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, बट ये बहुत सारे साइड ऑर्गन से भी कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए उनको भी हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी स्टार्ट कहाँ से होती है? आपके लिप्स से। लिप्स को क्या बोलते हैं? लेब्रम बोलते हैं। ठीक है, मस्क्यूलर ऑर्गन है ये। देन अब इसके अंदर चलते तो क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये टीथ का फंक्शन क्या है? सारे टीथ का फंक्शन अलग अलग है। देन देयर इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो एज अ स्पैचुला वर्क करती है, एज अ मिक्सिंग ऑफ फूड, उस तरीके से, जिसे हम कहेंगे टंग। उसके बाद आप देखिए बक्कल कैविटी में एक्सेसरी ग्लैंड्स कनेक्टेड हो रही है, इसे हम सलाइवरी ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये पहला ही इम्यूनिटी यहाँ पे डेवलप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फिजिकल बैरियर्स ऑफ बॉडी। तो ये एग्जाम्पल है फिजिकल बैरियर का। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दिस पोर्शन इज नोन एज फेरिंग्स। इसे हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, जो नेजल कैविटी से कनेक्ट रहता है, नेजोफेरिंग, और जो आपके माउथ के जस्ट पीछे वाला जो आपको एंड पोर्शन दिख रहा है वो है ओरोफेरिंग्स। ठीक है,
और नीचे यहाँ पे साउंड बॉक्स के पास जो कनेक्ट रहता है उसे हम कहेंगे लेरिंगोफेरिंग्स, क्योंकि साउंड बॉक्स का नाम क्या है, लेरिंग्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेरिंगोफेरिंग्स। इसके बाद आप देखेंगे एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि एक फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, वो कनेक्ट होता है स्टमक के अंदर, ठीक है, और ये है स्टमक। स्टमक के अंदर डाइजेशन के बाद स्टमक मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मूव करती है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, और फाइनली उसका डिफिकेशन हो जाता है जब खाना पूरा बन जाता है। तो देखो इसको हम अब शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, पहले बक्कल कैविटी का स्ट्रक्चर और उसका डाइजेशन, फिर ईसोफेगस में ऐसा कुछ है नहीं, स्टमक का स्ट्रक्चर और उसका डाइजेशन, फिर इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर एंड डाइजेशन। क्लियर, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी। ये है बक्कल कैविटी, टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब मेरे को आप ये बताओ ह्यूमन टीथ फॉर्मूला क्या है, ह्यूमन में कौन कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं? मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन। मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर्स, कैनाइन। अच्छा, आप लोगों ने बोला मोलर प्रीमोलर, आपके पीछे वाले दांत आगे प्रेजेंट होते हैं? नो मैम। तो सीक्वेंस में बोलो, फिर मोलर प्रीमोलर से स्टार्ट नहीं करना, आगे से पीछे की तरफ जाओ। क्या है सबसे आगे की तरफ? देखो, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये वाले टीथ है फ्रंट में, है ना, इनका नाम क्या है? इंसिजर। These are incisors, ठीक है। इसके बाद ये टीथ है, क्या है ये? कैनाइन। कैनाइन्स। उसके बाद ये कौन से? प्रीमोलर्स। और ये लास्ट 3 कौन से हैं? मोलर्स, है ना। तो इनका फंक्शन भी अलग अलग है आपका। इंसीजर्स देखिए, आपको अगर मैं सेंट्रल एक्सिस के थ्रू बनाऊं तो राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 2 नजर आते हैं। ह्यूमन टीथ फॉर्मूला ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का। तो इंसीजर्स कितने हैं? 2 प्रेजेंट है। कैनाइन कितना है? 1 है। एक ही दिख रहा है ना आपको, अभी एक साइड में ये एक ही नजर आ रहा है। पहले फंक्शन देख लेते हैं। इंसिजर्स का काम क्या है? ये आप आगे वाले टीथ है, रटना नहीं है, इसको फील करके समझो। क्या करते हो? सिर्फ कट करते हो। एप्पल खाते हो, फ्रूट खाते हो, सिर्फ कटिंग का है। क्या पूरा खाना आगे से चबा लेते हैं हम? नहीं ना, सिर्फ कट कर सकते हो उसको। तो इनका इंसिजर का फंक्शन क्या होता है? कटिंग। तो आपने रोडेंट्स अगर देखे हो, जैसे गिलहरी, चूहा, ये सब हो गए, ये दिन भर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना, खाते रहते, कुछ ना कुछ कटिंग करते रहते हैं और अंदर डाल लेते हैं अपने अंदर। और उनके रैबिट हो गए, उनके इंसीजर्स, किसी के इंसीजर लंबे हुए तो आप नहीं बोलते कैसे खरगोश जैसे दांत है इसके। क्यों? क्योंकि उनके इंसीजर्स बहुत लंबे होते हैं। और उनकी हैबिट क्या होती है? इंसीजर्स के अंदर जो ये सेल्स होती है, ये इनके इंसीजर्स की लेंथ को रोक नहीं सकती। डिवीजन इनका लाइफ लॉन्ग जो है, इंसीजर लंबे होते रहते। दैट्स वाई उनको कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। खाएंगे नहीं तो भी वो बैठ के अपने टीथ को रगड़ते रहेंगे ताकि वो शार्प होते रहे। उनकी जो ग्रोथ है वो एक मतलब घसते जाएंगे तो एक लिमिट में रहेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो पूरा उनका चौक कर देगा, माउथ कुछ खाने में, इनटेक में भी प्रॉब्लम आएगी। सो वो उनकी कहानी है। अब ये इंसीजर्स हमारे कैनाइन, स्टीयरिंग ऑफ फूड, जो साइड वाले ये शार्प टीथ होते हैं, दीज आर द कैनाइन्स। टीयरिंग ऑफ फूड फंक्शन है इसका। देन प्रीमोलर, मोलर, मैस्टिकेशन एंड च्यूइंग, ठीक है, उनको कट करना, उनको चबाना, ये प्रीमोलर्स और मोलर्स का फंक्शन होता है। तो प्रीमोलर्स कितने नजर आ रहे हैं आपको?
2, 2, और मोलर्स 3, 3, ये आपका ह्यूमन टीथ फॉर्मूला हो जाता है। टोटल टीथ कितने होते हैं? 30। 32, ठीक है, ये तो टीथ की कहानी है। अब टीथ के बाद क्या प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी के अंदर? टंग, टंग। टंग ये देखते हैं, टंग टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, जो क्या करवाती है? टेस्ट को फील करवाती है। आगे वाला स्वीट, इतना एरिया सॉल्ट, इतना एरिया सावर, और पीछे वाला बीटर। ठीक है, स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड बीटर, ये टेस्ट बर्ड्स होती है अलग अलग टेस्ट को फील करवाने के लिए। काम क्या है इसका? मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। सलाइवा के साथ फूड का मिक्सिंग करती। देन और क्या प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी में? मैंने आपको बताया था सलाइवरी ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड। अभी सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? पैरोटिड और कौन सी होती है? सब मंडी, मैंडिबुलरी और सब मैंडिबुलरी एंड सबलिंगुअल। ये ईयर के नीचे प्रेजेंट होती है इस वाले पोर्शन में। मैंडिबुलरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सबलिंगुअल टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। तो है कितनी? 3 है। टोटल कितनी हो गई? 6। 3 पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्या रिलीज करती है सलाइवरी ग्लैंड? सलाइवा को सलाइवा, रिलीज करती है। सलाइवा को हम क्या बोलते हैं? सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज को क्या बोला जाता है? टाइलिन। ठीक है, ये तो नाम हुआ। फंक्शन पे आते हैं, इसका फंक्शन क्या है? देखो, पहला इम्यूनिटी का फर्स्ट बैरियर होता है फिजिकल बैरियर। क्या आपने गलती से कुछ खा भी लिया है ना, तो वो चाहे कीड़ा भी खा लिया, तो सलाइवा के अंदर लाइसोजाइमेटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको वहीं ख़त्म कर देंगे ताकि वो कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो पहला बैरियर सलाइवा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। क्या फंक्शन होता है? लाइसोजाइमेटिक एक्टिविटीज। डिस्ट्रॉइंग ऑफ एंटीजेंस, इनको खत्म करने का। प्लस दूसरा फंक्शन होता है डाइजेशन का। पहला स्टेप बक्कल कैविटी में आ जाता है। क्या होता है? डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या फंक्शन है? कि हम जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और वो मोस्टली फॉर्म होता है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च को कन्वर्ट करता है, या कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट करता है डाइसेकेराइड के अंदर। और स्टार्च का डाइसेकेराइड है माल्टोज। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज, सेलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और पीएच क्या होती है इसकी? बक्कल कैविटी की पीएच क्या है? 7, क्या 7 होती है? मैम लेस देन 7, ओके, 6.8, 5.8 और 4.8। 6.8, मैंने आपको बताया था सबकी पीएच लगभग 0.8 के फॉर्म में याद रखना। तो अबाउट न्यूट्रलाइजिंग पीएच होती है, तो 6.8 पीएच होती है। ठीक है ना?
तो हम इसमें ये लिखेंगे, ये रिएक्शन इन बक्कल कैविटी, ये रिएक्शन आपको लिखनी है। ठीक है, तो अभी टाइम भी हो गया है नेक्स्ट क्लास का मेरा, बाकी इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके। ओके, बाय।